हेलो गाइस, दिस इज़ राहुल अस्थाना, मैनेजर इन पंजाब ग्रामीण बैंक। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। फिलहाल आज है 3 मार्च और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ पिछले 3 दिनों के फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन के बारे में। उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि पिछले 2 एक वीडियोज़ में तो एक गलती हुई है मेरे से, जिसमें शायद मैंने गलत टैगलाइन बता दिया था और एक जगह पे जहाँ पे मैंने बताया था कि 5 कोर्सेज चला जाएंगे फाइनेंशियल कोर्सेज। उसका जवाब इंडसइंड बैंक नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, मुझे किसी ने कमेंट में बताया। तो देखो यार, गलती हो जाना लाजमी है, इंसान हूँ, गलती करूँगा और अच्छा लगता है जब कोई बताता है कि आपने ये गलती की है, तो उससे पता चलता है कि हाँ वो भी बंदा आप लोग भी जो भी बता रहा है मेरे को, आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, अच्छा लगता है। एंड गलती होना ऑब्वियस भी है क्योंकि 7-8 घंटे के हेक्टिक जॉब के बाद, अब इतनी सारी चीज़ें करने के बाद आके घर पे क्वेश्चंस पिक करना एंड देन पीपीटी में कन्वर्ट करना, गलती हो जाती है। एंड वही है कि चलो हो जा रही है गलती, अगर आपको समझ में आ जाए तो बता देना। वैसे मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे से कोई गलती ना हो, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं एक गलती कर रहा हूँ और ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं वो नोट कर ले रहे हैं, तो अब वो गलती कहाँ तक जो पहुँच पा रही होगी। बहुत सारे लोग गलतियाँ कर रहे होंगे, आगे भी उसको कन्वे कर रहे होंगे, तो उम्मीद करता हूँ आगे से गलती नहीं करूँगा। और जहाँ तक रही बात इस क्लास की, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई डोंट हैव एनी इंटेंशन टू कम डाउन इनटू एन फाइनेंशियल मार्केट और कॉमर्शियल मार्केट। मेरे को बेचना नहीं है अपनी कोई प्रोडक्ट, ना ही मुझे कोई बुक लॉन्च करना है, नहीं नाम और फेम भी नहीं चाहिए मेरे को, जितना है काफ़ी है। आई एम हैप्पी विथ वॉट आई हैव। तो खैर, इन सब बातों के अलावा चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। 3 मार्च का पहला क्वेश्चन, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि विच बैंक हैज़ एक्सटेंडेड पार्टनरशिप विथ फिस्डम टू ऑफर डीमेट अकाउंट्स स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज। हाल ही में किस बैंक ने कंपनी जिसका नाम है फिस्डम के साथ में डीमेट अकाउंट के लिए टाई अप किया है। अब ये क्या है कंपनी फिस्डम, क्या काम करती है, यूको बैंक ने क्या पार्टनरशिप की और यूको बैंक को इससे क्या प्रॉफिट होगा, इस बारे में बात करते हैं। फिलहाल इस जवाब तो मैंने बता ही दिया, इसका जो जवाब है यूको बैंक है। यूको बैंक ने अभी फिस्डम करके एक कंपनी है फिस्डम, उसके साथ में टाई अप किया है। टाई अप किस चीज़ के लिए किया है? डीमेट अकाउंट के लिए, ठीक है, डीमेट अकाउंट के लिए, ठीक है। यूको बैंक के अगर एमडी सीईओ की बात करें तो अतुल कुमार गोयल है और टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट, ठीक है। डीमेट अकाउंट की बात करते हैं तो आप लोग बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, आपको पता होगा कि जितने भी हम लोग शेयर खरीदते बेचते हैं वो डीमेट अकाउंट के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब फिस्डम क्या है? देखो, फिस्डम एक कंपनी है, फिस्डम एक कंपनी है, शायद इसका जो हेडक्वार्टर है बेंगलोर में है, शायद बेंगलोर में है, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने सुना हुआ है शायद, इस नाम को पहले भी सुन रखा है, शायद मैं सही हूँ, ये शायद हो सकता है गलत भी हो। बेंगलोर में इसका शायद है, इसका खैर इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। फिस्डम क्या करती है? शेयर मार्केट में काम करती है, म्यूचुअल फंड में काम करती है, ठीक है। अब इसने यूको बैंक से टाई अप किया है, ठीक, क्योंकि जब भी आप, ऑब्वियस ही बात है, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करोगे तो किसी न किसी बैंक की जरूरत पड़ेगी, तो यूको बैंक आगे आता है और बोलता है कि आप हमारे साथ टाई अप करो और जितने भी आपके कस्टमर्स हैं उनका टाई अप हमारे साथ भी करवाओ। इसमें क्या फायदा होगा यूको बैंक को? यूको बैंक का कस्टमर बेस तैयार होगा, यूको बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन होंगे, ठीक है। तो यूको बैंक, ऑब्वियस ही बात है कि बिजनेस एक तरह से ग्रो होगा उनका। और इसमें क्या इन्होंने डिसाइड किया है कि ये बिल्कुल पेपरलेस वर्क होगा, आपको डीमेट अकाउंट खोलने के लिए किसी तरह के पेपर नहीं देने पड़ेंगे, बिल्कुल पेपरलेस वर्क होगा। और क्या फायदे हो सकते हैं इसमें? इसमें क्या होगा कि आप अपने स्टॉक्स को, अपने शेयर्स को ट्रैक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने शेयर में स्टॉक किया, आपने इन्वेस्ट किया, तो आप देख सकते हो रेगुलर बेसिस पे कि मार्केट का क्या हाल चल रहा है। वैसे तो मार्केट के बड़े बुरे हाल चल रहे हैं, तो उसमें आप पल पल की अपडेट ले सकते हो यूको बैंक के थ्रू। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? ये आपके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे, आपके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। आपको यहाँ तक कि गाइड भी किया जाएगा इसमें कि आपको किस कंपनी में शेयर खरीदने चाहिए जहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ हैं, बहुत सारे लोग आंख बंद करके शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में पैसा लगाना भी एक आर्ट है। तो अगर आप शेयर मार्केट में जा रहे हो तो आप तुरंत नहीं उतर सकते हो, या मत उतरो, मैं आपको सलाह दूंगा। आप पहले मार्केट को देखो, किसी एक कंपनी जिसमें इन्वेस्ट करना हो उस कंपनी को पकड़ो, उसका बैकग्राउंड देखो, उसका ट्रैक देखो, पिछला 4 साल 5 साल कैसा परफॉर्म कर रही है, और उस हिसाब से एनालाइज करो कि आगे आने वाले टाइम में क्या परफॉर्मेंस कर सकती है। बहुत सारे मैंने ऐसी कंपनी देखी हैं जिनके शेयर 1 साल के अंदर 200% बढ़ गए। 200% तो बहुत कम बता रहा हूँ, बहुत ऐसी कंपनियां भी हैं जिनके शेयर बहुत तेजी से बढ़े हैं। 2 रुपए का शेयर 200 का हो गया। सोचो, 2 रुपए का शेयर है, किसी ने 1000 शेयर भी लिया हो तो कितना हो गया? उसने तो 2000 रुपये खर्च किए और उसको मिला कितना? 200 रुपये का एक शेयर हो गया और 1000 शेयर हो गया, तो 2000 ये हो गया और 1000 का ये हो गया। 2 1 2 3 4 5 6 कई नहीं सकता, 1000 10 लाख 10 लाख 20 लाख का फायदा, मतलब 20 लाख रुपए उसको मिलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं
एक समय में मैं भी शेयर मार्केट में पैसा लगाता था, फिलहाल मैंने बंद कर दिया है क्योंकि इतनी सारी भसड़ पाल चुका हूँ। तो मैंने कहा शेयर मार्केट पे करने के लिए थोड़ा सा अलग से टाइम देंगे। तो ये इन्होंने यूको बैंक ने फिजडम के साथ में एक टाई अप किया है डीमेट अकाउंट खोलने के लिए। मैंने आपको बताया डीमेट अकाउंट शेयर के लिए, शेयर जो भी आप खरीदते बेचते हो डीमेट अकाउंट के थ्रू ही पॉसिबल होता है। डीमेट फिजडम एक कंपनी है जो स्टॉक ब्रोकिंग में काम करती है, म्यूचुअल फंड में काम करती है। तो इससे क्या होगा, अब ये दोनों टाई अप कर चुके हैं, तो फिजडम के जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो यूको बैंक के थ्रू होंगे। ठीक है, पेपरलेस वर्क होगा बिल्कुल। इसमें आप अपने स्टॉक शेयर ट्रैक कर सकते हो, आपको परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने का मौका मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको आईपीओ की जानकारी भी मिलेगी। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बहुत ज़्यादा नाम चल रहा है इस समय, एलआईसी आईपीओ में आने वाली है, आईपीओ करने वाली है। तो उसमें क्या होगा कि आपको पता होना चाहिए कि आईपीओ क्या है। आईपीओ में तो बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि आईपीओ क्या है। तो इसमें ये भी जानकारी आपको मिलेगी कि आईपीओ क्या है। आईपीओ कहाँ मिलेगी, यूको बैंक के ऐप पे मिलेगी आपको। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है कि विच बैंक हैज डिसाइडेड टू क्लियर चेक्स ऑफ रुपीस 10 lakhs एंड अबव आफ्टर कस्टमर कंफर्मेशन आफ्टर 4 अप्रैल। हाल ही में किस बैंक ने डिसीजन लिया है कि कस्टमर के चेक जो 10 लाख से ऊपर के होंगे वो बिना कस्टमर के कंफर्मेशन के क्लियर नहीं होंगे। कब से? 4 अप्रैल से, 4 अप्रैल 2022 से। ठीक है, उस बैंक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि अब से 10 लाख रुपए के जितने भी बड़े 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा के जितने भी चेक आते हैं हमारे पास में, वो हम तब तक क्लियर नहीं करेंगे जब तक कस्टमर का कंफर्मेशन हमें नहीं मिल जाएगा। ठीक है, कस्टमर का कंफर्मेशन हमें नहीं मिल जाएगा। वैसे पंजाब नेशनल बैंक के टैगलाइन की बात करें तो द नेम यू कैन बैंक अपॉन इसका टैगलाइन है। अभी होता क्या है कि आपके पास एक चेक है। ठीक है, चेक है, यहाँ पे ऐसे 2 लाइन बनी होती है, यहाँ पे अमाउंट का एक खाना बना होता है, नीचे आप साइन कर सकते हो जिसके भी है। अब मान लो आपने यहाँ पे भर दिया 20 लाख रुपए भर दिए। ठीक है, इस चीज़ को हटा के बात कर रहा हूँ मैं, ये 10 लाख वाला जो आप देख रहे हो इसको हटा के बात करो। मान लो आपने 20 लाख भर दिया, यहाँ पे आपने अमाउंट लिख दिया 20 lakhs और यहाँ पे आपने लिख दिया सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस भी नहीं किया, इस तरह नहीं किया। ठीक है, मैं बता रहा हूँ इस तरह नहीं किया। ठीक है, आपने सेल्फ लिखा, 20 लाख रुपए अमाउंट लिख दिया, साइन कर दिया, पीछे साइन कर दिया, नहीं किया कोई इशू नहीं है, और आपने यहाँ पे अमाउंट लिख दिया। अब ये चेक आप लेके जा रहे हो बैंक में पैसे लेने के लिए और ये चेक आपका गिर जाता है। चेक आपका क्या हो जाता है, गिर जाता है किसी वजह से या किसी भी थ्रू गिर जाता है। अब ये चेक मेरे हाथ लग जाता है। किसके हाथ लग गया? राहुल अस्थाना के हाथ लग गया। राहुल अस्थाना के हाथ लग गया। राहुल अस्थाना थोड़े से पढ़े लिखे थे, उन्होंने देखा कि बैंक में तो मैं काम कर ही रहा हूँ और चेक पे सेल्फ लिखा हुआ है, चेक क्रॉस नहीं किया गया है, चेक पे अमाउंट भी बहुत अच्छा खासा है। राहुल अस्थाना इस चेक को लेके गए और राहुल अस्थाना इस चेक को क्लियर करा लिया बैंक में। बैंक में गए, बैंक वालों को भी दिखा कि सेल्फ लिख रखा है, कोई भी आ सकता है, ले सकता है। क्या हुआ? कस्टमर का नुकसान हो गया ना। कस्टमर का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। अभी क्या है, तो एक इस चीज़ को हटाने के लिए, एक मिनट, इसको मिटा देता हूँ पहले। ठीक है, इसको हटाने के लिए 1-2 साल पहले, ओह शिट, 2021 में, शायद 2021 में या 2020 में पीपीएस आया था। पीपीएस, पॉजिटिव पे सिस्टम। ये किसने लॉन्च किया था? ये किसने लॉन्च किया था? एनपीसीआई ने लॉन्च किया था। नेशनल पेमेंट, नाम तो सुना ही होगा, मैंने बताया अपने क्लास में, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई ने एक सिस्टम लाया, पीपीएस, पॉजिटिव पे सिस्टम। इसमें क्या था कि कस्टमर को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा स्कीम लाया गया था जिसके थ्रू जब भी अब कोई चेक क्लियर होगा तो बिना कस्टमर के कंफर्मेशन के क्लियर नहीं होगा। आरबीआई ने इसको अप्रूवल दिया। आरबीआई ने इसको अप्रूवल दिया, एनपीसीआई के इस स्कीम को अप्रूवल दिया, पॉजिटिव पे सिस्टम, जिसको पीपीएस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आरबीआई ने कहा बिल्कुल, लेकिन आरबीआई ने इसको एडवाइस के तौर पे दिया। आरबीआई ने क्या किया? एडवाइस के तौर पे दिया, मैंडेट नहीं किया। मैंडेट और एडवाइस में अंतर है ना। मैंडेट मतलब क्या होता है कि फॉलो करना ही पड़ेगा, आरबीआई बैंकों का बाप है तो बाप की बात माननी पड़ेगी। लेकिन आरबीआई ने कहा कि भैया एडवाइस है आपके लिए कि जब भी आपके पास कोई चेक आए तो आप पीपीएस का यूज करें, पीपीएस के थ्रू ही उस चेक को क्लियर करें। उससे क्या होगा, कस्टमर का हित भी, अगर मान लो कस्टमर का चेक गायब हो जाता है या किसी भी वजह से कोई फर्जी साइन करके, आजकल तो बहुत आसान है किसी के साइन कर लेना, तो अगर कोई फर्जी साइन भी हो रखा है तो कस्टमर के जब तक कंफर्मेशन ना मिल जाए तब तक वो चेक क्लियर आप ना करें। पॉजिटिव पे सिस्टम लाया गया था एनपीसीआई के थ्रू, आरबीआई ने इसको मंजूरी दी और आरबीआई ने एडवाइस किया कि आप इसको फॉलो करें। ठीक है, बहुत सारे बैंक फॉलो करते हैं, बहुत सारे बैंक फॉलो नहीं करते हैं। बॉल पॉइंट, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक ने इसको फॉलो किया और उसने कहा कि 50,000 तक से 50,000 के ऊपर के जो चेक हैं उसमें पीपीएस इसने कर ही दिया था कि चलो ठीक है, कस्टमर के हम बिना कंफर्मेशन से नहीं क्लियर करेंगे। ठीक है, लेकिन ये मैंने कहा ना, मैंडेट नहीं था, ये ऑप्शनल चले जा रहा था, मतलब धक्के में चले जा रहा था।
अब क्या है, अब इसने बोल दिया कि भैया अब 10 लाख से ऊपर जो भी चेक होगा उसको बिना पीपीएस के हम क्लियर नहीं करेंगे। जब तक पीपीएस हम नहीं करेंगे, पीपीएस का फुल फॉर्म पॉजिटिव पे सिस्टम, लाया कौन था, एनपीसीआई, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए मैं ही हूं, राहुल अस्थाना है, इन्होंने एक चेक इशू किया किसी को 10 लाख रुपए का या 10 लाख से ऊपर का भी, मैं पंजाब नेशनल बैंक के कॉन्टेस्ट में बात कर रहा हूं क्योंकि अब ये 4 अप्रैल से इशू लागू हो जाएगा तो उसके हिसाब से बात कर रहा हूं। अब मैंने किसी को 10 लाख रुपए इशू किए, पीपीएस में क्या होगा, इस चेक को इशू करने के 24 घंटे के अंदर विद इन 24 आवर्स बैंक कस्टमर जो है बैंक को कुछ डिटेल्स देगा, एसेंशियल डिटेल्स, ठीक है। कैसे दे सकता है, रुको मिटा देता हूं उसको पहले, समझ के मेरी बात को। मान लो मैं ही हूं, मैंने किसी को 10 लाख का चेक दिया, तो उस चेक को इशू करने के विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर कस्टमर को बैंक को अपनी कुछ इसेंशियल इंफॉर्मेशन देनी होगी उस चेक से रिलेटेड, ठीक है। उस चेक से रिलेटेड कुछ एसेंशियल इंफॉर्मेशन देनी होगी जो सिर्फ 2 लोगों को पता होगा, एक तो बैंकर को और एक खुद कस्टमर को। और यहां पे कस्टमर कौन है, राहुल अस्थाना, यानी कि मुझे पता होगा और बैंक को पता होगा इस इंफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। अब 24 घंटे के अंदर आप या तो वॉक इन जाके बैंक में इस इंफॉर्मेशन को दे सकते हैं, एसएमएस के थ्रू दे सकते हैं और मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी दे सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू। अब ये मत कह देना कि सर बैंक कौन जाएगा बैंक 24 घंटे के अंदर इतना, तो वॉक इन भी जा सकते हैं, एसएमएस के थ्रू भी आप ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी आप इन्फॉर्मेशन बैंक को प्रोवाइड कर सकते हैं। जब ये चेक जिसको मैंने दिया है वो बैंक में प्रेजेंट करेगा तो मेरे पास आएगा कॉल, किसके पास आएगा, कस्टमर के पास कॉल जाएगा। कस्टमर यहाँ पे कौन है, मैं हूं, मेरे पास कॉल आया बैंक की तरफ से, तो वो वही इंफॉर्मेशन मेरे से पूछेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि सर आपने 10 लाख का एक चेक इशू किया है, आप ये चीजें इंफॉर्मेशन अब मुझसे पूछेंगे। जैसे आज आप कस्टमर केयर पे भी कॉल लगाते हो किसी भी चीज के लिए, तो सबसे पहले आपका नाम पूछते हैं और अगर कुछ बेसिक जानकारी आपको लेनी है, अंदर की जानकारी लेनी है, तो पहले कंफर्म करते हैं कि आप वही हो कि नहीं, आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तब पूछते हैं। अगर आपने बोल दिया नाम कुछ और डेट ऑफ बर्थ अलग, तो वो इन्फॉर्मेशन देंगे ही नहीं। यहाँ पे यही चीज़ है, यहाँ पे जब आपने पहले कुछ जरूरी जानकारी दे दी थी बैंक को 24 घंटे के अंदर और चेक पहुँच गया अब उन कस्टमर के पास में, बैंक के पास में सॉरी, तो बैंक क्या करेगा, आपको कॉल करेगा एंड उसी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई करेगा। और जैसे ही आप इस चीज़ को क्लियर करते हैं, अगर आपने गलत जानकारी दी तो फिर वो चेक क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, या यूँ कहे वो चेक हो जाएगा बाउंस, और बाउंस के चार्ज लग जाएंगे। मत पूछना बाउंस क्या होता है, तकलीफ बहुत ज़्यादा है लाइफ में, एक और तकलीफ मत बढ़ाना, ठीक है। तो वो चेक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और कस्टमर को पेमेंट नहीं किया जाएगा। और कस्टमर अगर बैंक ने जब कॉल किया कस्टमर को यानी मुझे, और मैंने वो सारी जानकारी सही सही बता दी, तो वो चेक क्लियर हो जाएगा। और बहुत अच्छी टेक्निक भी है, बहुत अच्छा तरीका भी है। इससे क्या होगा कि पहले चेक थोड़ा सा रिस्की होते थे। जब भी आप चेक देते हो ना किसी को, तो आप यहाँ पे 2 टिक लगा दो। 2 टिक मतलब होता है अकाउंट पे। अब ये जो भी लेने जा रहा है ना, उसके अकाउंट में पे होगा, कैश नहीं मिलेगा। अकाउंट में पे करने से क्या फायदा है, अकाउंट में पे करने से फायदा ये है कि अब उस कस्टमर के अकाउंट में जाएगा तो हमें कस्टमर के बारे में जानकारी मिल जाएगी, किसके अकाउंट में गया था। मान लो कल को आपने फ्रॉड का एक कंप्लेन कर दिया, तो बैंक को पता होगा ना कि इसके अकाउंट में डाला है, तो उस बंदे का अकाउंट क्या है, और बंदे का अकाउंट है तो ऑब्वियस सी बात है केवाईसी होगी, और केवाईसी होगी तो धरपकड़ हो जाएगी। तो ये चीजें हैं, समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ में, फिर से बता देता हूं कि हाल ही में किस बैंक ने डिसाइड किया है कि 10 लाख या 10 लाख से ऊपर के जो भी चेक होंगे वो बिना कस्टमर के कंफर्मेशन के क्लियर नहीं होंगे। कब से, 4 अप्रैल से। उस बैंक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक, टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ओके, चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली आरबीआई इम्पोज्ड पेनल्टी ऑन हाउ मेनी बैंक्स। हाल ही में आरबीआई ने कितने बैंकों पे पेनल्टी लगाई है, कितने बैंकों पे पेनल्टी लगाई है। तो कौन कौन से बैंकों पे पेनल्टी लगाई है, कितने बैंकों पे लगाई है, क्या रीजन था और कितना पेनल्टी लगाई है, वो बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले इसका जवाब है 3 ऐसे बैंक हैं जो लपेट लिए गए। आरबीआई ने धरपकड़ मतलब इनका गला पकड़ा और खींच के मतलब ले लिया पैसा, कुछ थोड़ा सा ले लिया, मतलब ये कमाते हो थोड़ा बहुत तो दे ही दो, कस्टमर को बहुत काटते हो, वो नॉन मेंटेनेंस चार्ज, तो पासबुक प्रिंटिंग चार्ज एंड ऑल, तो थोड़ा सा आरबीआई ने भी मांग लिया, तो क्या गलत किया। वैसे उन 3 बैंकों की बात करता हूँ। सबसे पहला बैंक, यार मेरे से राइटिंग इतनी अच्छी है लेकिन यहाँ चलती नहीं है। सबसे पहला बैंक है, उसका नाम है नागरिक, गलत लिख दिया मैंने, अच्छा फिर से लिख देता हूं, नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित। सबसे पहला बैंक है ये नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित। ये कहाँ का बैंक है,
रायपुर का बैंक है। रायपुर कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ पड़ता है। ठीक है, इतने तो जानकार हो गए आप लोग। मैं आप सभी लोग को बहुत टैलेंटेड मानता हूँ और मैं अपने आप को नहीं मानता हूँ क्योंकि मैं हूँ भी नहीं। तो पहला बैंक ऐसा है नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, जो कि रायपुर है, छत्तीसगढ़, रायपुर में इसका ब्रांच है। क्यों किया गया भैया? क्या गलती कर दिया इन्होंने? इन्होंने कर दिया केवाईसी नॉर्म्स का उल्लंघन। क्या कर दिया? केवाईसी नॉर्म्स का उल्लंघन। मैंने आपको बताया है कि मैक्सिमम बैंक जिन पे पेनल्टी लगाई जाती है वो यहीं फंसते हैं केवाईसी नॉर्म्स फॉलो ना करने की वजह से। अच्छा, केवाईसी नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर छत्तीसगढ़ ने, तो कितना पेनल्टी ठोका है? 4.5 लाख का। 4.5 लाख की पेनल्टी ठोक दी है आरबीआई ने पहले बैंक, मतलब 3 बैंकों पे ठोकी है। पहला बैंक है नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, जिसका ब्रांच जहाँ पे मतलब कहते हैं हेड ऑफिस कह सकते हैं रायपुर छत्तीसगढ़ में है, और ऑब्वियस सी बात है ये उसी राज्य में ही होगा, बाहर नहीं होगा राज्य से। तो केवाईसी नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया था, 4.5 लाख रुपए का पेनल्टी लगाया है। अब आरबीआई को देना पड़ेगा ये पैसे, आरबीआई को लेना पड़ेगा ये पैसे ना, देना नहीं पड़ेगा, आरबीआई को लेना पड़ेगा। ओके, तो चलते हैं दूसरे बैंक की तरफ। ये तो पहला बैंक हो गया, नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर छत्तीसगढ़, केवाईसी नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया है, 4.5 लाख का चूना लगा इनको। ठीक है, अब दूसरे बैंक पे आते हैं। दूसरा बैंक है हमारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, इनको भी काटा है आरबीआई ने, इनको भी काटा है। और ये दूसरे बैंक है जिनको काटा है। पहला बैंक मैंने आपको बताया कि नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित है रायपुर छत्तीसगढ़ का। ठीक है, अब इनको क्यों काटा है? वैसे ये बताया तो पहले कहाँ है? ये है पन्ना में, ये पन्ना है, पन्ना में है मतलब इसकी ब्रांचेस। और पन्ना कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में पड़ता है पन्ना एक जगह, वहां पे इसकी ये ब्रांचेस हैं। इनको काटा है। इनको क्यों काटा है? इन्होंने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का उल्लंघन किया है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के कुछ प्रोविजन का उल्लंघन कर दिया है। बहुत सारे प्रोविजंस हैं, उसमें से कुछ प्रोविजन का उल्लंघन किया है, बहुत क्लेरिफाई नहीं किया गया है कि इस प्रोविजन का उल्लंघन किया है। तो इन पे कितना जुर्माना ठोका गया है? 1 लाख का, 1 लाख का जुर्माना ठोका गया है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, दूसरा बैंक है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, पन्ना मध्य प्रदेश का बैंक है ये। इन्होंने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के कुछ प्रोविजंस को उल्लंघन किया था, तो इस वजह से इस पे 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। पहले पे कितना लगाया गया था? 4.5 लाख, इस पे लगाया गया है 1 लाख। तीसरे बैंक की बात करते हैं, तीसरे बैंक की बात कर लेता हूं। तीसरा और आखिरी जो बैंक है वो है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, ये कहां का बैंक है? ये है सतना का बैंक। सतना का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सतना भी मध्य प्रदेश में ही है, सतना भी मध्य प्रदेश में ही है, मेरे एक रिलेटिव रहते हैं यहाँ पे। खैर, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित सतना मध्य प्रदेश का एक बैंक है। इस पे क्यों लगाया गया है? इन्होंने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के कुछ प्रोविजन का उल्लंघन किया है। पहले ने केवाईसी नॉर्म्स का उल्लंघन किया था, बाकी दोनों ने क्या किया है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के कुछ प्रोविजंस का उल्लंघन कर दिया है। ठीक है, और सबसे कम यही कटा है, 25,000 रुपए बस जुर्माना लगाएगा इस पे। ठीक है, समझ गए? आरबीआई ने हाल ही में 3 बैंकों पे पेनल्टी लगाई है, जिसमें से पहला बैंक है नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, ये रायपुर का बैंक है छत्तीसगढ़। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, पन्ना मध्य प्रदेश दूसरा बैंक है। दूसरे वाले पे 1 लाख रुपए लगाया गया है, पहले वाले पे 4.5 लाख लगाया गया था। और तीसरा है ये खुद जिला सहकारी, खुद मतलब ये जो लिखा है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, सतना का बैंक है मध्य प्रदेश। और इसने भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के कुछ प्रोविजंस का उल्लंघन किया था, लेकिन बच गया, 25,000 रुपए कटे हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन हमारा आज का, विच कंपनी विल इन्वेस्ट ₹225 करोड़ इन बेल स्टार माइक्रो फाइनेंस। हाल ही में किस कंपनी ने ये डिसीजन लिया है, या आपने मतलब बोल दिया यार, अनाउंस कर दिया, समझ सकते, भावनाओं को समझो, नहीं कभी कभी वो अल्फाज मिल पाते मेरे को, लेकिन समझ जाया करो। हाल ही में किस बैंक ने, देखो कंफ्यूज हो गया, हाल ही में किस कंपनी ने ये डिसीजन लिया है कि वो एक कंपनी बेल स्टार माइक्रो फाइनेंस में 225 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। कौन सी कंपनी में? बेल स्टार माइक्रो फाइनेंस कंपनी। नाम पे मत जाना, इंडिया की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? इंडिया की कंपनी। अच्छा, किस कंपनी में डिसीजन लिया है कि वो बेल स्टार में इन्वेस्ट करेगा 225 करोड़ रुपए? आरुम होल्डिंग्स। कौन सी कंपनी? आरुम होल्डिंग्स। और नाम पे मत जाना, ये साउथ कोरियन कंपनी है, साउथ कोरियन कंपनी है। ठीक है, हाल ही में आरुम होल्डिंग्स साउथ कोरियन की कंपनी ने
ये डिसीजन लिया है कि वो 225 करोड़ रुपए एक कंपनी में इन्वेस्ट करेगी, जिस कंपनी का नाम है बेल स्टार माइक्रो फाइनेंस। बेल स्टार माइक्रो फाइनेंस एक इंडियन कंपनी है। आप लोगों ने एक कंपनी का नाम सुना होगा, नाम सुना है इसका? मुथूट फाइनेंस का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना होगा। मुथूट फाइनेंस ऑलमोस्ट का मैक्सिमम गोल्ड लोन में काम करती है। मुथूट फाइनेंस की सब्सिडरी कंपनी है बेल स्टार माइक्रो फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस की सब्सिडरी कंपनी है बेल स्टार माइक्रो फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस का हेड ऑफिस कहां पे है? केरला में है। ठीक है। अब आरुम होल्डिंग्स ने डिसीजन लिया है कि वो बेल स्टार माइक्रो फाइनेंस, अब नाम से तो समझ गए होगे, लेंडिंग के एरिया में ही काम करती है, लोन ही देती होगी। ठीक है। आरुम होल्डिंग्स ने पोटेंशियल देखा इस कंपनी में और डिसीजन लिया है कि वो इस कंपनी में 225 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था, अगर आप लोगों को मेरी बात ध्यान से सुनते हैं, कि जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है तो नॉन बैंकिंग कंपनी 9.9% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकती है, 9.9% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। और यहां पे जो आरुम होल्डिंग्स है वो 9.9% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रही थी। उस केस में क्या होगा भाई? अगर 9.9% से ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है तो क्या होगा? फूफा जी आ जाएंगे। फूफा जी आ गए। आरबीआई से इन्होंने, आरुम होल्डिंग्स ने परमिशन मांगी कि भैया हमको परमिशन दे दो, हमें बेल स्टार माइक्रो फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट करनी है। आरबीआई ने इनको देखा, लड़का अच्छा लगा, लड़के का बैकग्राउंड अच्छा लगा, और सबसे बहुत जरूरी बात जो है वो गवर्नमेंट जॉब निकली लड़के की। शादी तय कर दी, आई मीन इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दी। कितनी की इन्वेस्टमेंट अलाउ की? 275 करोड़ की। 275 करोड़ रुपए का दे दिया इनको कि भैया जाओ 275 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दो। लेकिन आरुम होल्डिंग्स ने सिर्फ 225 करोड़ रुपए ही इन्वेस्ट किया। एक मिनट। आरुम होल्डिंग्स ने 225 करोड़ रुपए ही इन्वेस्ट किया है और 275 करोड़ नहीं इन्वेस्ट किया है, मतलब 50 करोड़ और कर सकती है, फिलहाल नहीं कर रही है, देखते हैं बाद में कब करती है। मैंने आपको बता ही दिया कि बेल स्टार माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है वो मुथूट फाइनेंस कंपनी की क्या है? सब्सिडरी कंपनी है। मुथूट फाइनेंस कंपनी जो है, मुथूट जो है बेल स्टार में 70.01% का स्टेक रखती थी। ध्यान सुनना, पास्ट टेंस की बात कर रहा हूं, रखती थी तब तक जब तक आरुम होल्डिंग्स ने इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। लेकिन अब आरुम होल्डिंग्स ने इन्वेस्टमेंट कर दी है तो ऑब्वियस ही बात है ये स्टेक गिरेगा ना। 70% तक था, पहले था ना, अभी तो आरुम ने भी इन्वेस्टमेंट कर दी ज्यादा, तो अभी क्या हो गया है? 60.69% मुथूट का हो गया और 14.51% आरुम होल्डिंग्स का हो गया। आरुम होल्डिंग्स का हो गया। ठीक है, समझ गए होगे मेरी बात को। बेल स्टार माइक्रो फाइनेंस जो कि एक भारतीय कंपनी है, मुथूट फाइनेंस कंपनी इसकी पेरेंट कंपनी है। आरुम होल्डिंग्स ने डिसाइड किया कि 225 करोड़ रुपए बेल स्टार माइक्रो फाइनेंस में इन्वेस्ट करेगा। हालांकि इसको अप्रूवल 275 करोड़ का मिला था, लेकिन आरुम होल्डिंग्स ने भी 50 करोड़ बचा के रखा है। अगर इसको लगा पोटेंशियल तो इन्वेस्ट करेगी, नहीं तो फिर इसका डिसीजन है। ठीक है। मुथूट का जो शेयर था पहले बेल स्टार में वो 70% था ऑलमोस्ट, लेकिन अब वो घट के 60.69% हो गया है और अब आरुम होल्डिंग्स की जो टोटल है वो 14.51% हो गई है। अब यहाँ से एक चीज क्लिक करी होगी, मैंने बताया था 9.9% समथिंग इन्वेस्टमेंट के लिए किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उन्होंने 14% किया है तो आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत पड़ी है और आरबीआई ने दिया भी था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज अपॉइंटेड बैंक ऑफ बड़ौदा चेयरमैन? किस व्यक्ति को बैंक ऑफ बड़ौदा का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो उन व्यक्ति का नाम है हसमुख अधिया। ठीक है, इनका नाम है। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन की बात, टैगलाइन की बात करें तो इंडियाज इंटरनेशनल बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन है। हसमुख अधिया इसके चेयरमैन बनाए गए हैं। एचओ की बात करें, हेड ऑफिस की बात करें तो वडोदरा में है। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बता दूं कि ये इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी लेंडिंग कंपनी है। थर्ड नंबर पे आती है लेंडिंग के मामले में, उधार देने के मामले में। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम सुनने दर्द आ जाता है ना, दिल में दर्द सा होने लगता है ना लेफ्ट साइड में। जीबीओ की तैयारी कर रहे हो, दर्द तो होगा ही। खैर, बैंक ऑफ बड़ौदा तीसरी सबसे बड़ी लेंडिंग कंपनी भारत की। अब तीसरी सबसे बड़ी से अगर मैंने बोला है तो ऑब्वियस ही बात है पहला और दूसरा भी जानना जरूरी हो जाता है। तो पहले नंबर पे नो डाउट वन एंड ओनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। सेकंड पे गेस करो, सेकंड पे क्या हो सकता है? काश लाइव होता तो फिर यहाँ पे पूछता सबसे, लेकिन चलो बता देता हूँ। सेकंड पे अपना है पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है,
टॉप 3 लेंडिंग कंपनीज की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ। गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे बड़ी लेंडिंग कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरे नंबर पे आती है पंजाब नेशनल बैंक एंड तीसरे नंबर पे आती है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसका चेयरमैन बनाया गया हसमुख अधिया को। टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक एंड HO इज इन वडोदरा। ओके, चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, फिर से आरबीआई का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो गया है। रिसेंटली आरबीआई कैंसल्ड लाइसेंस ऑफ विच बैंक, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? किस बैंक का लाइसेंस आरबीआई के द्वारा रद्द कर दिया गया है? इस बैंक का नाम है सरजी राव दादा नाइक शिराला सहकारी बैंक। सरजी राव दादा नाइक शिराला सहकारी बैंक कहाँ का बैंक है ये? कहाँ का बैंक है ये? सांगली, और सांगली कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, सांगली महाराष्ट्र का एक कोऑपरेटिव बैंक है सरजी राव दादा नाइक शिराला सहकारी बैंक। इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है विद द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ वेडनेसडे, स्पेलिंग ही भूल गया हूँ, WEDNESDAY। वेडनेसडे मतलब कब? कल। कल कौन सा तारीख था? 2 मार्च था कि 3 मार्च था? 2 मार्च था ना। 2/3/2022 को जैसे इवनिंग में इन्होंने डेंड लगाया, इवनिंग में डेंड लगाया, बॉम्ब फूट गया। बॉम्ब फूट गया कि भैया बंद करो दुकान, तुम बंद करो। क्यों बंद करो? क्या ऐसा चीज हो गया? ना तो इनके पास, 2 रीजन से बंद किए गए, ना तो इनके पास पूंजी बची है, ना तो इनके पास पूंजी बची है, ना तो इनके पास कह सकते हैं अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स, अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से भी इनको बंद करना ही पड़ा। ठीक है, एडिक्वेट कैपिटल इनके पास बची नहीं काम करने के लिए। अर्निंग प्रोस्पेक्ट के हिसाब से बात किया जाए तो मार्केट में इनकी अर्निंग नहीं रह गई है। तीसरा, ये कस्टमर को पे ही नहीं कर पा रहे हैं, कस्टमर को इनकी रिक्वायरमेंट पे ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर कस्टमर आपके बैंक में पैसा जमा कर रहा है तो इसलिए जमा कर रहा है कि कल को जब उसको पैसे की जरूरत पड़े तो आप दे दो, लेकिन इनके पास बचा ही नहीं है कुछ, तो देंगे कहाँ से? तो इस केस में आरबीआई ने बोला है कि हम आपका लाइसेंस रद्द कर रहे हैं, और रद्द कर रहे हैं तो एक चीज उभर के आता है, इसका काम तो खत्म हो गया इस बैंक का, सरजी राव दादा का। किसका काम शुरू हो गया? DICGC। बार बार बताता हूँ, शायद आप लोग को याद हो DICGC क्या है। 1961 याद करो, 1500 रुपये। 1993 1 लाख रुपए, एंड देन उसके बाद 5 लाख रुपए। ठीक है, तो याद आ गया होगा आप लोगों को। DICGC का काम शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है, जब भी आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो आपके डिपॉजिट्स जो है इंश्योर्ड होते हैं। कल को अगर बैंक में किसी भी रीज़न से आपके पैसे नहीं मिलते हैं, आपको बैंक आपको पैसे नहीं दे पाता है, अनेबल हो जाता है, तो DICGC के थ्रू आपको इंश्योरेंस की रकम मिलती है। वो कितनी है? मैक्सिमम 5 लाख रुपए। मतलब कितने भी जमा रखो आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। कितनी भी जमा रखो मतलब 5 लाख से अंदर जितने जमा है उतने तो मिलेंगे। 5 लाख से ऊपर जितने होंगे उस केस में 5 लाख ही मिलेंगे, 5 लाख ही मिलेंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि कितने लोगों को उनका पैसा मिल जाएगा और कितने लोग वंचित रह जाएंगे। क्या हिंदी यूज़ की यार, वंचित। ओके, कितने लोग को नहीं मिलेगा पैसा? तो यहाँ पे मैं बता दूँ DICGC के थ्रू 99% लोगों को उनका पैसा मिल जाएगा। 99% लोगों को उनका पैसा मिल जाएगा, 1% लोगों को उनका पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो क्या है कि ये 99, हर बार जब मैं बोलता हूँ कि लाइसेंस रद्द हो गया 99% लोगों को पैसा मिल गया, क्योंकि तो कोई सहकारी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत लोग पैसा ज़्यादा जमा नहीं करते हैं, क्योंकि छोटे मतलब ट्रस्ट कम है इस पर, और ग्रामीण एरियाज में भी होता है तो लोग ज़्यादा उतना होता नहीं कि 5-5 लाख रुपए डिपॉजिट करें, बहुत कम ही लोग ट्रांजेक्शन करते हैं। आप लोगों का भी पैसा अगर है किसी कोऑपरेटिव बैंक में तो मैं बोलूँगा कि 5 लाख से ऊपर मत रखना, कल को कटोगे तो ये पैसा मिल जाएगा, गवर्नमेंट आपको दे देगी। ठीक है, तो फिलहाल इस केस में सरजी राव दादा नाइक शिराला सहकारी बैंक का जो है लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। 99% लोगों को उनका पैसा मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? पूरा पैसा मिल जाएगा। और 1% लोग ऐसे होंगे जिनको उनका पैसा नहीं मिल पाएगा, मतलब उनको भी मिलेगा लेकिन 5 लाख मिलेगा, 5 लाख से ऊपर जितना भी होगा उनको वो पैसा नहीं मिलेगा। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच बैंक स्टॉप्ड हैंडलिंग ट्रेड विद रशियन एंटाइटीज। हाल ही में किस बैंक ने रशिया के सभी एंटाइटीज के साथ में अपने सारे ट्रांजेक्शन को बैन कर दिया है, बंद कर दिया है अगले आदेश तक? तो कौन सा बैंक है? वैसे यहाँ पे होना चाहिए विच फर्स्ट इंडियन बैंक। मेरा ये कहाँ गया? अच्छा, विच यहाँ पे फर्स्ट होना चाहिए था, फर्स्ट इंडियन बैंक है ना, क्योंकि मेरे ख्याल से पहला बैंक ही है भारत का जिसने ऐसा किया है। इससे पहले तो मेरे को कोई ऐसी न्यूज़ आई नहीं, हो सकता है मेरी जानकारी अधूरी हो, लेकिन मैं जानकारी अधूरी लेकर जल्दी काम करता नहीं। तो खैर, विच बैंक स्टॉप्ड हैंडलिंग ट्रेड विद रशियन एंटाइटीज? तो भारत के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, सबसे बड़ा बैंक जो भारत का है, उसने इमीडिएट इफेक्ट से रशिया के जितने भी ट्रेड्स हैं, जितने भी एंटाइटीज हैं, उनके साथ में ट्रांजेक्शन को भी बंद कर दिया है। कब तक? सब्जेक्ट टू सैंक्शन ऑफ वर्ल्ड एंटाइटीज कह लो, या IMF कह लो, या वर्ल्ड बैंक कह लो, जो भी कह लो, UN कह लो। इन्होंने ना जितने
अभी आपको पता है रसिया में क्या हो रहा है, रसिया यूक्रेन में क्या हो रहा है, ये बताने की जरूरत तो है नहीं। तो खुल के क्या हो रहा है ना, विरोध हो रहा है किसका, रसिया का। रसिया को माना जा रहा है कि वो बहुत ही गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इसमें मेरे को नहीं पता कि किसको जज करना चाहिए, कौन सही है कौन गलत है। रसिया का खुल के विरोध हो रहा है कि भाई आपने बहुत गलत किया है, और इसके लिए सारे विश्व के जो देश हैं वो रसिया के अगेंस्ट चले गए हैं। रसिया का जो रूबेल है वो बहुत तेजी से गिर रहा है, ठीक है। रसिया के मार्केट बहुत धीरे धीरे गिर रहे हैं, हालांकि वर्ल्ड के गिर रहे हैं, लेकिन रसिया को ज़्यादा ही इसका नुकसान हो रहा है। सारे जो देश हैं वो रसिया को बैन कर रहे हैं, रसिया से ट्रांजेक्शन बैन कर रहे हैं, रसिया से फ्लाइट बैन कर रहे हैं। तो उसी केस में इंडिया ने भी ये कदम उठाते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अपने ट्रेड्स को, ट्रांजेक्शन को अगले आदेश से पहले तक रोक लिया, क्योंकि सारे वर्ल्ड अगर कर रहे हैं तो इसको करना खड़ा होना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये कब है सैंक्शन, अगर ये सैंक्शन ले लेता है, मतलब जो वर्ल्ड की संस्थाएं उनसे सैंक्शन ले लेता है, अप्रूवल ले लेता है कि भाई मैं मुझे ट्रांजेक्शन करना है, करने दो, जरूरी है, तो फिर कर सकता है, लेकिन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो रसिया फिलहाल यूक्रेन पे वार कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, और इस समय रसिया के साथ कोई खड़ा नहीं है। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, एक ऐसा देश है जो रसिया के साथ में खड़ा है और उस देश का खुद का कोई वजूद नहीं है, उस देश का नाम है पाकिस्तान। उस देश का नाम है पाकिस्तान। हाल ही में क्या किया पाकिस्तान ने, जब ये युद्ध छिड़ने वाला था और ये चल ही रहा था, वर्बल अटैक चल रहा था यूक्रेन और रसिया के बीच में, पाकिस्तान पहुंच जाता है कहां पे, रसिया में। रसिया में पहुंच जाता है, ठीक है। पाकिस्तान का जो पीएम है इमरान खान, क्या नाम उसका, इमरान खान, मेरे को तो ना तो मेल लगता ना फीमेल लगता है, अब मेरे को पता नहीं तीसरा क्या है, बट दोनों नहीं लगता मेरे को ये। खैर इमरान खान पहुंच गया रसिया में। रसिया में जाते ही वहां पे उसने हाथ फैलाए और शायद 5,000 करोड़ के आसपास इसने लोन की डिमांड की अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, पाइपलाइन बनाने के लिए रसिया से। अच्छा, रसिया में लड़ाई छिड़ी हुई है, रसिया और यूक्रेन दोनों लड़ने के, जब ये गया ना इमरान खान तो लड़ाई शायद उसी दिन शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे ये रसिया और यूक्रेन में जो है विवाद चल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, और उस समय इमरान खान जाते हैं, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान जाता है पाकिस्तान का पीएम, और 5,000 करोड़ रुपए की डिमांड कर देता है कि मेरे को दे दो। रसिया ने मना कर दिया, रसिया ने बोला मेरे पास पैसे नहीं, और रसिया ने मना कर दिया। अब क्या हुआ, चलो रसिया ने मना कर दिया, खाली हाथ ये लौट तो आया, लेकिन चूंकि ये सपोर्ट में खड़ा हो गया, या ड्यूरिंग वार आप किसी ऐसी कंट्री में जाके वहां पे विजिट कर रहे हो जिसको हम एक मान सकते कल्प्रिट मान रहे हैं इस लड़ाई का, तो जो यूएन है ना, यूएन ने पाकिस्तान के ऊपर जुर्माना लगा दिया, मेरे ख्याल से जुर्माना लगा दिया। कितना लगाया ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन जुर्माना लगा दिया, और बहुत अच्छा खासा अमाउंट जुर्माना लगाया पाकिस्तान के ऊपर कि आपने कैसे सपोर्ट किया। इसने खुल के पाकिस्तान ने सपोर्ट भी कर दिया ना रसिया को। हालांकि पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट किया है यूरोपियन कंट्री ने हमेशा सपोर्ट किया है, लेकिन आज जब जरूरत पड़ी उनको तो पाकिस्तान ने हाथ मतलब झाड़ लिया, और पाकिस्तान किसके फेवर में खड़ा हो गया, रसिया के फेवर में खड़ा हो गया। और रसिया के फेवर में खड़ा होने की वजह से यूएन ने पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया है अच्छा खासा पेनल्टी। तो बेटा 5,000 रुपए पे तो मिले नहीं, और जेब से जो गए वो अलग। तो मतलब वो कहावत है ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना, तो 12 आना नहीं है, बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तान को पे करना पड़ेगा, ठीक है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ गए होंगे कि फिलहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत के पहला ऐसा बैंक जिसने रशियन के साथ में सारे एंटाइटीज के साथ में सारे ट्रांजेक्शन बंद कर दिए हैं, ट्रेड ट्रांजेक्शन बंद कर दिए हैं, वो बैंक है कौन सा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्ट्री डाटा हाउ मच डिपॉजिट्स इन जनधन अकाउंट टिल दिसंबर 2021। भारत के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वित्त मंत्रालय है, उसके हिसाब से, उनके डाटा के हिसाब से दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2021 को जनधन खाते जो है वो कितने के पार हो गए। मतलब एक माइलस्टोन टच कर रहा है, हर बार ये माइलस्टोन ही टच करता रहता है, हर बार जब इसका डाटा निकाला जाता है। तो क्या कितने पार हो गए, 1.5 लाख करोड़ खाते खुल गए, 1.5 लाख करोड़ पार हो गया। अगर जनधन अकाउंट की बात करूं तो जनधन अकाउंट को हम एसबीबीडी अकाउंट भी बोलते हैं। अगर आप बैंक में जाओगे और बोलोगे एसबीबीडी अकाउंट खोलना है तो जनधन अकाउंट होता है, जीरो बैलेंस से खुल जाता है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि अगर आप इसका एटीएम ले लेते हो और हर 90 दिन के अंदर इसको चलाना होता है, 90 दिनों के अंदर आप इसको चलाते हो तो आप इंश्योर्ड भी होते हैं, इंश्योरेंस भी मिलती है। अगर आपको के साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपको पैसे मिलते हैं। और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट जितनी भी पैसे प्रोवाइड करती है, जितने जैसे किसान वाले पैसे जो इन्होंने बोलते किस्त 2,000 रुपये किसानों को मिलते हैं, किस्त आती रहती है बीच बीच में, वो जनधन अकाउंट में ही क्रेडिट किए जाते हैं। तो खोलने का मकसद यही था कि ग्रामीण लोगों को जो है बैंक से जोड़ा जाए, क्योंकि तो जनधन अकाउंट में क्या है, जीरो बैलेंस से खाता खुल रहा है। किसको दिक्कत होगी जीरो बैलेंस का खाता खुलवाने में, सब चाहेंगे कि जीरो बैलेंस खाता खोल लें। इसके साथ में अब बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो रही है, जैसे कि ये मैंने बताया कि इंश्योरेंस हो जा रहा है आपका एटीएम के साथ में। 2,000 रुपये या जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम है वो पैसे किस में आते हैं, जनधन अकाउंट में ही आते हैं। इसके बाद आपको आप इसमें क्या है नाम उसका यार,
PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 12 रुपये का जो इंश्योरेंस होता है, साल में एक बार कटते हैं, 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है। कब मिलता है? अगर आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो रही है तो। एक्सीडेंटल डेथ पे अगर आपकी हो जा रही है तो 2 लाख रुपए इंश्योर्ड होते हैं। 12 रुपये का इंश्योरेंस होता है, वो भी आप इसमें करा सकते हो SBBD अकाउंट में। एक होता है PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये 360 रुपये का होता है, 330 का होता है, 330 का होता है। इसमें क्या होता है? इसमें भी 2 लाख का कवर होता है, लेकिन इसमें और PMSBY में अंतर क्या है? इसमें ये 12 रुपये का है साल का, ये 330 का अंतर का है साल का। इसमें और इसमें अंतर ये होता है कि PMSBY में सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ पे पैसे मिलते हैं। PMJJBY में एक्सीडेंटल हो, नॉर्मल हो, कुछ भी हो, 2 लाख रुपये आपको मिलेंगे। PMJJBY होता है 50 साल तक और PMSBY होता है 70 साल तक। ठीक है, PMSBY 70 साल तक होता है, PMJJBY 50 साल तक वैलिड होता है, 18 से 50, 18 से 70। ठीक है, PMSBY 12 रुपये से शुरू होता है, साल का प्रीमियम 12 होता है, और PMJJBY का होता है 330। ठीक है, ये भी बेनिफिट आप ले सकते हो। तो 1.5 लाख करोड़ के अकाउंट पार हो गए, मतलब टोटल अकाउंट को मिटा लेता हूँ, उसको मिट जा काका। तो अभी क्या है, दिसंबर 2021 की बात करें तो 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा खाते खुल चुके हैं जनधन योजना के। जनधन योजना के कितने खाते खुल चुके हैं? 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा खाते खुल चुके हैं। हाँ, अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्ट्री, हाँ ठीक है, 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा, 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा के खाते नहीं खुले हैं। यहाँ पे अमाउंट की बात कर रहा हूँ, सॉरी, देखो यहाँ पे गलती हो गई और पकड़ में भी आ गई। 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट जनधन खातों में जमा हो गया है अब तक। मतलब जो जनधन खाते खुलते हैं, जैसे मान लो आपने 10 खाते खुले हैं, तो उन 10 खातों में जमा राशि है वो 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की हो गई है। ये अमाउंट है, ध्यान देना प्लीज़। ठीक है, 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट हो गया है। टोटल खातों की बात कर लेता हूँ तो 44 करोड़ 23 लाख जो है खाते खुल चुके हैं अब तक। 44 करोड़ 23 लाख खाते खुल चुके हैं। इतने खाते खुले और इन खातों में मिलाकर 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का फंड हो चुका है। ये दिसंबर 2021 का डाटा बता रहा हूँ। आज है 3 मार्च 2022, तो मतलब इसमें 2 महीने ऑलमोस्ट और ऐड हो जाएंगे, तो और भी खुले होंगे और कई बंद हुए होंगे। बंद तो कम ही होते हैं, ज़्यादा ही खुलते हैं। ठीक है, तो 44 करोड़ 23 लाख खाते अब तक खुल चुके हैं जनधन योजना के, जिसमें टोटल बैलेंस 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ 44 करोड़ 23 लाख खातों में कौन कितने मतलब किस बैंक ने कितना खोला है। ठीक है, किस बैंक ने कितना खोला है, ठीक है। इसमें 34 करोड़ 90 लाख जो मेजोरिटी बोल सकते हैं या सबसे ज़्यादा अकाउंट खोला है, उन्होंने खोला है, किन्होंने खोला है, पब्लिक सेक्टर बैंक ने खोला है, कॉमर्शियल बैंक ने खोला है। PNB, SBI, देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जितने बैंक हैं ये पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने खोला है, 34 करोड़ 90 लाख खोला है इन्होंने। टोटल कितने खुले थे? 44 करोड़ 23 लाख, जिसमें 34 करोड़ 90 लाख किसने खोला है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने खोल रखा है। ठीक है, 8 करोड़ 5 लाख खोल रखे हैं आरआरबीज ने खोल रखे हैं। रीजनल रूरल बैंक्स ने खोल रखे हैं, जितने भी रीजनल रूरल बैंक हैं इंडिया में, उन्होंने 8 करोड़ 5 लाख अकाउंट खोल रखे हैं जनधन योजना के। और सबसे कम खोला है प्राइवेट सेक्टर बैंक ने, 1 करोड़ 28 लाख। 1 करोड़ 28 लाख खोले हैं किसने? प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है, समझ गए? अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्ट्री, हाउ मच डिपॉजिट्स इन जनधन अकाउंट, देखो यहाँ पे लिखा भी हो, डिपॉजिट्स मतलब पैसे की बात कर रहे हैं। तो 1.5 लाख करोड़ का ये जो अमाउंट है क्रॉस कर गया है। कितने अकाउंट खुल चुके हैं अब तक? 44 करोड़ 23 लाख अकाउंट खुल चुके हैं। सबसे ज़्यादा किसने खोला है? 34 करोड़ 90 लाख खोला है पब्लिक सेक्टर बैंक ने, 8 करोड़ 5 लाख खोला है आरआरबीज ने, और 1 करोड़ 28 लाख किसने खोला है? प्राइवेट सेक्टर बैंकों ने। ठीक है, क्लियर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाँ, विच बैंक कमिट्स $150 मिलियन लोन टू हेल्थ केयर सेक्टर। हाल ही में किस बैंक ने डिसीजन लिया है कि वो 150 मिलियन लोन हेल्थ केयर सेक्टर में देगा? किस देश के हेल्थ केयर सेक्टर में देगा? भारत के हेल्थ केयर सेक्टर में देगा। भारत के ही, मतलब ऑब्वियस ही बात है, भारत में देगा। कहाँ देगा? वैसे 150 मिलियन की बात करूँ तो ये टोटल होते हैं 1140 करोड़, यानी कि 1140 करोड़ रुपए वो हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा। अब इन्वेस्ट कैसे करेगा, क्यों करेगा, ये बताता हूँ। एक योजना लाई गई थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, अपनी हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक योजना लाई थी। उस योजना का नाम था समृद्ध। एक योजना लाई थी,
कुछ सालों पहले एक योजना लाई गई थी, समृद्धि योजना। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। इस समृद्धि योजना का फुल फॉर्म मैं बताता हूँ, उससे पहले बताता हूँ इसका काम क्या था। समृद्धि योजना का काम ये था कि जो भी नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, देखो जब भी आप कोई काम शुरू करते हो ना, आपके साथ जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपके पीछे भीड़ चलने लगती है, ठीक है, आपको सलामी देने लगती है, आपका साथ देने लगती है। लेकिन जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते हो तो सब लोग आपसे कन्नी काटते हैं, भागते हैं, दूर भागते हैं। तो समृद्धि योजना के थ्रू जब भी आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करते हैं तो इस स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट किस स्कीम के थ्रू दी जाएगी? समृद्धि योजना के थ्रू दी जाएगी। बहुत सारे बैंक इस योजना से जुड़े हुए हैं और इस योजना के थ्रू वो नए नए स्टार्टअप्स को क्या करते हैं? फंड करते हैं। अब जैसे मान लो मैंने क्लिनिक खोल लिया, मैंने फर्जी MBBS कहीं कर लिया, BA MS जो भी ये कर लिया, और मैंने क्लिनिक खोल लिया और मैं लोन के ले गया, तो वो क्या मांगेंगे जी? 5 साल का ITR लाओ, बैलेंस शीट लाओ, ये लाओ, वो लाओ। अब भाई मेरा तो स्टार्टअप है, मैंने तो अभी शुरू किया है, मेरे को फंड करोगे तब मैं अच्छा काम करूंगा, तब तो ITR और बैलेंस शीट बनेगी ना। तो कतराते थे लोग बैंक इसको लोन देने के लिए। लेकिन समृद्धि योजना के थ्रू ये नए स्टार्टअप को ही लोन देता है, जो भी छोटा मोटा कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो समृद्धि योजना के थ्रू लोन देता है। अभी क्या किया है, वैसे इसका जवाब एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक ने ये डिसीजन लिया है, अब ब्रेव डिसीजन, ठीक है। एक्सिस बैंक ने ये डिसीजन लिया है कि वो हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा 150 मिलियन 1140 करोड़ रुपए। और किसके थ्रू करेगा? वो एक योजना है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की, समृद्धि योजना। उस योजना के तहत ये जो है इसमें इन्वेस्ट करेंगे। किसको इन्वेस्ट करेंगे? हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करा तो ऑब्वियस बात है, छोटे मोटे हॉस्पिटल, छोटे मोटे क्लिनिक्स, जितने भी जो लोग खोल रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उनको इस योजना के थ्रू लोन दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक तगड़ा गेम भी खेला एक्सिस ने, वो बताता हूँ क्या है। पहले मैं आपको समृद्ध का फुल फॉर्म बता देता हूँ। ये जो योजना है समृद्ध, इसका फुल फॉर्म क्या है? समृद्ध, इसका फुल फॉर्म है स्टार्टअप एक्सेलरेशन of METI for product innovation development and growth। देखो समृद्ध का फुल फॉर्म है स्टार्टअप एक्सेलरेशन ऑफ METI फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ये इसका फुल फॉर्म है समृद्ध योजना, जो कि इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के द्वारा लाई गई थी। अब इसमें क्या किया है, एक्सिस बैंक ने MOU भी साइन किया है। MOU भी साइन किया है किसके साथ में? IPE ग्लोबल के थ्रू। IPE ग्लोबल के थ्रू। अब ये क्या है? अभी तक तो समझ में आ रहा था कि समृद्धि योजना के थ्रू लोन देगा एक्सिस बैंक हेल्थ केयर सेक्टर में, लेकिन ये IPE ग्लोबल के साथ MOU साइन करने का क्या मतलब है? देखो IPE ग्लोबल एक फॉरेन कंपनी है। IPE ग्लोबल जो है एक फॉरेन कंपनी है। IPE ग्लोबल एक फॉरेन कंपनी है जो कि आपको क्या करती है, ये जैसे कंसल्टेंसी का काम करती है। जैसे अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू करते हो तो आपको कंसल्ट करेगी, आपको जानकारी देगी, आपको रास्ता दिखाएगी, ठीक है। एक कंपनी और है USAID, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये भी इसमें साथ जुड़ी हुई है IPE के साथ में, USAID। इसके साथ में क्या हुआ है, टाई अप किया है एक्सिस बैंक ने। ये क्या करते हैं, ये आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। कंसल्टेंसी किस बात की? टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं कि आपको कैसे काम करना है। अगर आप ये बिजनेस शुरू कर रहे हो तो इस बिजनेस में आप कितना अच्छा कर सकते हो। इनके पास भी बहुत सारी टीम होती है, तो ये आपको गाइड करेंगे। उससे क्या होता है, अगर मैं कोई काम शुरू करना चाहता हूं, मेरे पास जज्बा है, मैं चाहता हूं कि मैं मेहनत करूं, मेरे पास चलो थोड़ी बहुत पूंजी भी है तो बैंक से मिल जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन मेरे को असिस्टेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मैं कैसे काम करूं, क्योंकि मार्केट में क्या रिस्क है, कितना अच्छा और कर सकता हूं। हो सकता है मेरे अंदर टैलेंट हो सकता है मैं नहीं कर पा रहा हूं। आप लोगों में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन कई बार होता है कि आप फेल हो जाते हैं, एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं। तो यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। USAID और IPE ये दोनों मिलकर करते हैं। तो इनके साथ में एक्सिस बैंक ने समझौता किया है। लोन तो देगा ही देगा, लेकिन जिन कस्टमर्स को लोन देगा उनको ये टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे, कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करेंगे। तो होगा क्या, इनके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं एक्सिस बैंक की बात करूं तो एक्सिस बैंक इसका जवाब है, और इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। भैया यही है सही टैगलाइन, बढ़ती का नाम ही जिंदगी। कहीं एक जगह रुक जाना बिल्कुल गलत है। आप बढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा ग्रोथ रोज लेते रहो। रोज शाम को तो मैं एनालाइज भी करता हूँ कि मैंने क्या किया है दिन भर में, मुझे आज क्या सीखने को मिला है। दैट इज माई मोटो, दैट इज माई तो अभी क्या है कि एक्सिस बैंक जो है, एक्सिस बैंक की बात करूँ तो ये
लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये भारत का, थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ठीक है, ये एक्सिस बैंक क्या है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। अभी मैंने आपको बताया था कि तीसरा सबसे बड़ा लेंडिंग कंपनी बैंक कौन सा है गवर्नमेंट का, वो मैंने बताया था बैंक ऑफ बड़ौदा, पहले पे एसबीआई, दूसरे पे पंजाब नेशनल बैंक। एक्सिस बैंक की बात करूँ तो प्राइवेट का थर्ड पे है। मेरे को शायद जहाँ तक पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन पहले पे एचडीएफसी है, दूसरे पे शायद आईसीआईसीआई है। आई एम नॉट श्योर, आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट श्योर। तो ये चीज़ आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने, एक होमवर्क दे दिया कि आप पता कर लेना कि पहले नंबर पे प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सी है, दूसरे नंबर पे क्या है, तीसरे का तो मैं बता दे रहा हूँ, एक्सिस बैंक तीसरे नंबर की बैंक है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास खत्म करते हैं यहीं पे। आज 9 ही क्वेश्चन थे। थैंक यू, आज का क्लास खत्म करता हूँ यहाँ पे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जुड़े रहेंगे मेरे साथ में। मैं कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। देखो यार, मेरे को ना, मैंने पहले बता रखा है कि मेरे को नेम फेम की जरूरत नहीं है। मैं क्लास ये तब तक चला रहा हूँ जब तक आप लोग को कोई ऑथेंटिक, मतलब ऐसा चैनल नहीं मिल जाता या कोई क्लास नहीं मिल जाती जहाँ पे फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ाए जा रहे हूँ। जिस दिन ऐसा कोई क्लास आता है, मैं खुद ही रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि आप लोग उस क्लास से जुड़िए, और फिर मैं ये अपनी दुकान बंद करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जा रही हैं चीज़ें। एंड सेकंड चीज़ की, जो चीज़ें मैं गलत कर देता हूं पीपीटी में, मैं ग्रुप में भी शेयर करता हूं। आप लोग अगर ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो आप ग्रुप से जुड़ जाना। लिंक ग्रुप का मैंने अपना, अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो आप लोग मेरे पे मुझे मैसेज कर सकते हो, @rahul_asthana मेरा टेलीग्राम आईडी है। आप उस पर मैसेज कर देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा। और जो चीज़ें गलत हो जाती है मैं पीपीटी में सही करके उसको ग्रुप में डाल देता हूँ, तो वहाँ से भी आप चीज़ें ले सकते हो। बाकी जो मैं डिटेल्स बताता हूँ वो तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बाकी देखते हैं, मिलता हूँ आपसे 2 से 3 दिन के बाद। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड गुड नाइट।